डियर स्टूडेंट, कस्टमर यानी कंज्यूमर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। वो चाहता है कि किसी भी वस्तु के लिए वो कम खर्च करे और कम खर्च करके उससे अच्छी क्वालिटी का और अच्छा से अच्छा सामान, ज्यादा से ज्यादा सामान मिले। तो उपभोक्ताओं कस्टमर की इसी बिहेवियर को उपभोक्ता व्यवहार के नाम से जानते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मार्केट में मैं जब जाऊंगा तो मैं कम से कम खर्च करूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सामान और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी का सामान मुझे मिले। ये उपभोक्ता व्यवहार होता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि उपभोक्ता व्यवहार किस प्रकार से करता है और उपभोक्ता इस प्रकार का व्यवहार आखिर करता ही क्यों है। उपभोक्ता हर कोई व्यक्ति हो सकता है। उपभोक्ता आप है, उपभोक्ता हम है, उपभोक्ता को इंस्टीट्यूट है। उपभोक्ता का मतलब होता है उपभोग करने वाला, मतलब जो प्रयोग करता है। और प्रयोग कौन करता है? जिसकी जरूरतें होती हैं, हर सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में मैं आपको सेकंड चैप्टर का पहला पार्ट बताऊंगा, जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। जहां पर कई सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन कब होता है, उपभोक्ता संतुलन के अलग अलग सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, ठीक है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति, उपभोक्ता वह व्यक्ति या संस्था होती है जो क्या करता है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करे? वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करें, ठीक है, जो अपनी आवश्यकता और सेवाओं के लिए। अब बात ये करें कि व्यक्ति और संस्था, जैसे कोई व्यक्तिगत व्यक्ति हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? व्यक्तियों का समूह हो सकता है। और व्यक्तियों का समूह जैसे कौन है? परिवार, ठीक है। कोई भी संस्था जिसकी अपनी आवश्यकता होती है, संस्था जिसमें हम बात करते हैं सरकार की बात करते हैं, या फिर किसी स्कूल की बात करें, या फिर किसी अस्पताल की बात करें, इन सब की अपनी अपनी जरूरतें हैं और अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। तो इनको हम उपभोक्ता के नाम से हम जानते हैं। उपभोक्ता को पढ़ने के बाद दूसरा टर्म होता है, हम उसको बोलते हैं उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है? प्रत्येक उपभोक्ता किस प्रकार व्यवहार होता है, इसका मतलब होता है प्रत्येक उपभोक्ता कम से कम व्यय करके क्या चाहता है? अधिक से अधिक क्या चाहता है? संतुष्टि चाहता है। संतुष्टि चाहता है, तो इसी व्यवहार को उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। और इस पूरे व्यवहार के लिए उसका लास्ट पॉइंट होता है संतुलन, जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक उपभोक्ता संतुलन कब होता है? तो ये किसे उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, इस पॉइंट को अगर समझे तो उपभोक्ता संतुलन एक वास्तव में स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां पर एक उपभोक्ता क्या करता है? जहां पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु पर किए गए व्यय की तुलना में क्या करता है? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अगर वो ऐसी स्थिति होता है तो उसी स्थिति को हम उपभोक्ता संतुलन, मतलब एक उपभोक्ता जब भी व्यय करेगा, और उपभोक्ता क्या व्यय करता है? अपनी आय को व्यय करता है। अपनी आय को किसी वस्तु पर इस प्रकार से व्यय करता है तो उसकी प्राप्त होने वाली संतुष्टि क्या उसी होती है? अधिकतम होती है। तो उसी को उपभोक्ता संतुलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वर्ड आया संतुष्टि। तो जो संतुष्टि वर्ड होता है, संतुष्टि को हम क्या जानते हैं? तभी प्राप्त होता है जब वस्तु में क्या हो? उपयोगिता हो। क्या चीज हो? उपयोगिता हो। और उपयोगिता का दूसरा नाम हिंदी में बोलते हैं तुष्टि गुण। क्या बोलते हैं? तुष्टि गुण, और इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। तो बेसिकली हमें उपयोगिता के बारे में यहाँ पर फिलहाल समझना होगा कि उपभोक्ता का व्यवहार पूरी तरह से जुड़ा हुआ है किसी वस्तु की उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी से।
तो जब हम यूटिलिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? उपयोगिता की बात करेंगे। उपयोगिता, या फिर हम इसको तुष्टिगुण कह सकते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। तो ये उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है, तुष्टिगुण क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी वस्तु को जब हम प्रयोग करें, अगर वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो इसका मतलब उसके अंदर उपयोगिता है। तो यूं कहें, उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु में निहित वो शक्ति या क्षमता जो उपभोक्ता के आवश्यकता की क्या करे? पूर्ति करे। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु के अंदर ऐसी शक्ति या ताकत जो किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करे, उसे हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं। और उपयोगिता की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्या है ये? एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। मतलब उपयोगिता किससे जुड़ी होती है? उपयोगिता मन से संबंधित है कि किसकी उपयोगिता किसके लिए। हर व्यक्ति के लिए उपयोगिता अलग अलग होती है। इसका मतलब उपयोगिता कैसी होती है? उपयोगिता व्यक्ति परक होती है। मतलब होता है व्यक्तियों के साथ साथ वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। जैसे एग्जांपल देते हैं, गोलगप्पे की दुकान से हमें एक ही गोलगप्पा में 4 लोग खरीदने जाते हैं, वो 4 लोग गोलगप्पा खाने जाते हैं, तो चारों को मिलने वाला टेस्ट अलग अलग होता है। कोई कहता है यार गोलगप्पा बहुत अच्छा है, कोई कहता है यार ठीक ठाक, कोई कहता है नहीं यार इससे तो दूसरा वाला सही था, कोई कहता है नहीं ये तो बेकार है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही गोलगप्पा खाने वालों के ऊपर डिपेंड करता है, कि इसलिए बोलते हैं उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। उपयोगिता लोगों के साथ साथ बदलती चली जाती है। ठीक है, उपयोगिता नैतिकता से प्रभावित नहीं होती। चोर डकैत इसकी वस्तु वस्तु है, चाहे उपयोग करने वाला कोई भी हो, तो यहां पर इससे नैतिकता। और सबसे इंपॉर्टेंट है उपयोगिता मापनीय नहीं है, कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उपयोग को केवल अनुमानित किया जा सकता है कि इसी वस्तु को उपभोग करने से कितनी उपयोगिता की प्राप्त होती है। लेकिन जो उपयोगिता मापनीय नहीं है, तो ऐसे में जब उपयोगिता की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं तो इसके 2 प्रकार की अवधारणा जो है प्रचलन में है। ठीक है, तो हम उपयोगिता को थोड़ा सा हम सही से समझे। उपयोगिता की अवधारणा, अगर इसकी अवधारणा को सही से, इसकी अवधारणा को बताने वाले 2 व्यक्ति थे। एक है गणनावाचक अवधारणा, यूं कहें गणनावाचक सिद्धांत, और दूसरा नाम है क्रमवाचक सिद्धांत। तो जब हम गणनावाचक सिद्धांत की बात करते हैं तो इस सिद्धांत को देने वाले थे कौन? प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि उपयोगिता को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा उपयोगिता को हम नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से माप सकते हैं। किस आधार पर मापा जा सकता है? किसके आधार पर? मुद्रा के आधार पर, कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जो भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार होता है, तो खर्च करने की राशि के आधार पर उपयोगिता को मापा जा सकता है। ऐसे में उपयोगिता को मापने के लिए उन्होंने एक यूनिट दिया, और उस यूनिट का नाम रखा गया यूटिल। क्या रखा गया? यूटिल, कि जो भी उपयोगिता हो उसको यूटिल से मापा जाना चाहिए। तो इनके कॉन्सेप्ट क्या हो, नाम दिया गया बाद में। इनके जो कॉन्सेप्ट है उसको उपयोगिता विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विश्लेषण से, उपयोगिता विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो क्रमवाचक सिद्धांत है इसको देने वाले थे प्रोफेसर एलन एवं हिक्स। एलन और हिक्स का कहना था कि हम उपयोगिता को नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि मन को मापा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में उपयोगिता को केवल और केवल क्या दे सकता है? केवल क्रम दिया जा सकता है। जैसे ये हो गया
फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। इसको हम नंबर नहीं सकते, एक क्रम दे सकते हैं कि किसी वस्तु को उपयोगिता करने से हमें ज्यादा, कम या बिल्कुल नहीं, इस प्रकार से। अब वास्तव में इनका कहना ज्यादा वास्तविक लगता है, तो इसके सिद्धांत का जो नाम दिया गया, इसको बोलते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण। उदासीनता वक्र विश्लेषण के नाम से इनको सिद्धांत को जाना जाता है। अब इस सिद्धांत के बारे में अगर जानते हैं तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? गणनावाचक सिद्धांत। गणनावाचक सिद्धांत के अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता की जो धारणा है, उपयोगिता की धारणा को बताया कि यहां पर बेसिकली दो, लेकिन हम तीन भी बांट सकते हैं कि जो अवधारणा है वो कौन कौन सी है? सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। ठीक है, दिस वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एमयू। फिर हो गया टोटल यूटिलिटी, दैट इज टीयू। और ये हो गया हमारा एवरेज यूटिलिटी, दैट इज एयू। तो ये तीन प्रकार की अवधारणाओं के बारे में प्रोफेसर मार्शल ने बताया, और हमें इन तीनों अवधारणाओं के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि क्या क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो तुरंत लेते रहिए, जैसे ही कंप्लीट हो जाए, बोर्ड फिल हो जाए, स्क्रीनशॉट ले। बोर्ड फिल होने का मतलब होता है मैं चेंज करने वाला हूं। अब इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, दैट इज एमयू। तो यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया ना, सीमांत, सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त। ठीक है, क्या है? अतिरिक्त। मतलब होता है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। ठीक है, मतलब प्रत्येक वस्तु से अलग अलग जो उपयोगिता की प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल, ये वस्तु की इकाई है, ये प्राप्त होने वाली उपयोगिता है। पहली वस्तु का उपयोग किया, 40 यूटिलिटी मिली। दूसरी वस्तु का प्रयोग किया, 50 यूटिलिटी। तीसरी वस्तु का यूज किया, फिर से 40। चौथे वस्तु का 30। पांचवी वस्तु का 20। जैसे जैसे वस्तु का प्रयोग करते चले जाते हैं, लगातार उसकी उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो हर एक वस्तु से अलग अलग जो उपयोगिता की प्राप्ति होती है, उस उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एमयू इक्वल टू ट्यू एन माइनस 1। उपयोग का क्रम, ये हमारा जो एमयू होता है वो कैसा हो सकता है? ये ऋणात्मक जा सकता है। ऐसे में ही जब उसका ग्राफ बनाते हैं एमयू का, ये कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा एमयू। यहाँ पर एमयू क्या है? हमारा 0 है। यहाँ पर हमारा एमयू क्या है? पॉजिटिव में है। और यहाँ पर हमारा एमयू क्या है? नेगेटिव स्थिति की में होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता के बाद जो नेक्स्ट टर्म होता है ना, उसको बोलते हैं कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता के बारे में आपने नोट कर लिया होगा। जिसके लिए आप कुल उपयोगिता के बारे में बात करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता से ही कुल उपयोगिता बनता है। जैसे वस्तु को उपयोग करते चले जाते हैं। तो दूसरा जो टर्म है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, मतलब हम ये कहेंगे उपभोग की सभी इकाइयों के प्रयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग। मतलब जितनी भी हमारे पास उपभोग की इकाइयां हैं, सबका प्रयोग करेंगे, सबका यूज करेंगे, और उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसका योग होता है। फॉर एग्जांपल, हम यू कहेंगे टू यू इक्वल टू समेशन एम यू, मतलब सभी
इकाइयों के प्रयोग से मिलने वाली कुल उपयोगिता। जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर एमयू है 40 50 40 30 20, ठीक है। अब टीयू निकालेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे, पहले से तो 40 ही है, दूसरे दो, अब दो का हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 90। अब हमारे पास तीन हो गए तो कितने हो गए 90 और 4 130। अब हमारे पास कितने हो गए, चार हो गए 160। अब हमारे पास पांचों हो गए तो ये कितना हो गया 180। तो सभी इकाइयों का योग होता है कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता के बारे में जब इसको ग्राफ बनाएंगे, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, एक टाइम के बाद फिर ये घटने लगता है इस तरह से, ठीक है। इसका ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। और जो नेक्स्ट जो तीसरा टर्म है औसत उपयोगिता, वो कुल उपयोगिता से बनता है, ठीक है। जब इसके बारे में बात करेंगे, थर्ड पॉइंट, औसत उपयोगिता, एवरेज, ठीक है। इसको हम यूं कह सकते हैं, प्रति इकाई प्राप्त उपयोगिता। एवरेज जो है, औसत हम प्रति इकाई कितना प्राप्त करते हैं उसे जो है हम औसत उपयोगिता कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, औसत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता को इकाइयों से भाग कर देते, तब जाके प्राप्त होता है। जैसे यहाँ है हमारे पास सेम क्यू और इधर होता है टी यू, 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया हमारे पास कितना 40 90 130 160 और ये हो गया 180। इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से अगर एवरेज निकालते हैं तो 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45, 130 को 3 से डिवाइड करें 3 4 12, बचा 1 3 9 3 3 9, 4 से भाग करेंगे 4 4 को 16, 5 से भाग करेंगे 5 3 15, बचेगा 3 5 6 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो औसत उपयोगिता है ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ, लेकिन एक खास बात है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। औसत उपयोगिता कभी जीरो नहीं होता है, ना ही ऋणात्मक होता है, ध्यान में रखना ये, ठीक है। ये तीनों स्थितियां हैं। अब यहां पर इन तीनों को पढ़ने के बाद छोटा सा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या पूछा जाता है, संबंध पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों ही एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। कैसे, अगर हम एमयू की बात करते हैं, एमयू की कैलकुलेशन होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। वहीं पर अगर हम टीयू की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है समेशन एमयू। दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इसके शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम डायग्राम में बनाते हैं। ये कुल उपयोगिता है टीयू और ये एमयू है, ठीक है। सबसे पहले खास बात यह है कि पॉइंट नंबर 1, यहां पर पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, जब एमयू क्या हो, धनात्मक हो, तो टीयू क्या होता है, बढ़ता हुआ है। मतलब ये देखिए, ये एमयू यहां पर पॉजिटिव है तो हमारा टीयू क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, जब एमयू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब टीयू अधिकतम होता है। क्या होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, अधिकतम होता है। जैसे ये पर हमारा एमयू जीरो है और ये टीयू क्या है, अधिकतम है, सबसे ज्यादा वाला पॉइंट है, पीक में। और लास्ट पॉइंट यहां पर ये हमारा निकल के आता है कि जब एमयू क्या हो, ऋणात्मक हो, तो तब टीयू क्या होता है, घटता चला जाता है। आप देखो यहां पर एमयू माइनस में है, हमारा टीयू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ गया। तो ये जो बेसिक संबंध है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं आज की इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, उपयोगिता के सिद्धांत। प्रोफेसर मार्शल के दो सिद्धांत दिया था, जहां पर एक सिद्धांत है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम।
एक्चुअली में प्रोफेसर मार्शल के नियम से पहले इस नियम की अगर बात करते हैं, एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एच एच गोसेन। प्रोफेसर गोसेन ने क्या किया था, मानव व्यवहार का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम? दो नियम, जिसमें से पहला नियम ये है, तो इसीलिए यहां पर इसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। गोसेन का कौन सा नियम है ये? प्रथम नियम के नाम से इसको जाना जाता है। कभी एग्जाम में गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है, तो घटती सीमांत उपयोगिता या फिर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के नाम से जानते हैं। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि कभी भी किसी वस्तु की लगातार, किसी वस्तु की समान इकाइयों का लगातार क्रम से उपयोग करते रहने से उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। मतलब किसी भी वस्तु को आप यूज करते चलो लगातार, तो उससे जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है ना, मतलब धीरे धीरे घटती चली जाती है। अब ये क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई खाने की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं खाने का, ठीक है, एग्जांपल अगर खाने का लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि खाने के एग्जांपल हम शूट करते हैं हर व्यक्ति पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को मटर पनीर पसंद है, क्या पसंद है? मटर पनीर पसंद है। तो हमने घर में कहा कि मम्मी से, और मम्मी ने क्या किया, डिनर में डेली रात को मटर पनीर। तो हमारे लिए घर पे सोमवार को भी मटर पनीर बन गया, मंगलवार को भी बना दिया, सेम मटर पनीर डेली। फिर हमारा बुधवार को भी बन गया, फिर अब बृहस्पति को भी मम्मी बनाने लग गई। फिर शुक्रवार तक आते आते मम्मी कह रहा, मम्मी बस करो, कितना खाएंगे मटर पनीर, मटर 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 डेली मटर। तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कि एक चीज का लगातार, जैसे लड़कियों का एग्जांपल लेते हैं, गर्ल्स के मामले ये है, ड्रेस का एग्जांपल बहुत बढ़िया होता है। लड़कियों ने एक ड्रेस खरीदा 5000 रुपीज में शादी के लिए, ठीक है, अपनी बहन की शादी में सेम ड्रेस पहन लिया, चलो किसी तरह से अपने जो है फ्रेंड की शादी में पहन लिया। फिर मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम करो, अपने बर्थडे में भी वही सेम ड्रेस पहनो। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वो 2 बार पहना जा चुका है, तीसरी बार पहनने लायक नहीं है, मतलब उसकी उपयोगिता कम हो गई है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु का लगातार यूज करते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारी घटती चली जाती है। तो ऐसे में ये जो ग्राफ ऊपर से नीचे करता बनता है, तो यहाँ पर देखिए जितना यूज करेंगे, ठीक है ना, जितना आगे बढ़ाते रहेंगे उससे प्राप्त वाली उपयोगिता एक टाइम के बाद सीमांत उपयोगिता किसमें चली जाती है? ऋणात्मक होती चली जाती हैं, क्योंकि वो अब यूज करने लायक नहीं होता है। तो ये बेसिक सा नियम है प्रोफेसर गोसेन का। तो प्रोफेसर गोसेन के नियम देने के बाद इसी नियम को बाद में प्रोफेसर मार्शल ने ही एलोबरेट किया, एक्सप्लेन किया और उसको एक सैद्धांतिक रूप प्रदान किया और एक वास्तविक नियम प्रतिपादित हुआ। इसके बाद एक और नियम है जिसको गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है, जिसको बोलते हैं हम समसीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम को कहा जाता है गोसेन का दूसरा नियम। एक्चुअली में हुआ क्या ना, गोसेन ने जब मानव व्यवहार का देखा, उन्हें देखा अगर मनुष्य अगर किसी एक ही वस्तु का लगातार यूज करे तो क्या होगा, और वहीं पर वो अगर अलग अलग वस्तु का प्रयोग करे तो क्या होगा। जब एक ही वस्तु का लगातार प्रयोग करता है तो पहला नियम लागू होता है, सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। लेकिन गोसेन ने यह पाया कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, मनुष्य किसी भी चीज को प्रयोग करने से पहले सोचता है, समझता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति अपनी आय, क्योंकि उसकी आय कैसी होती है, सीमित होती है, तो अपनी आय को व्यय करता है। किस पर व्यय करता है? अलग अलग वस्तुओं पर, ठीक है, वो अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करता है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हमारे पास 100 रुपए है, कुछ खाने जा रहे हैं, तो 100 रुपए का एक ही सामान ना खा के हम 100 रुपए के अलग अलग फास्ट फूड खरीदते हैं। चलो, हमने कुछ समोसा खरीद लिया, ठीक है, फिर हमने कुछ पैसे मोमो पर खर्च कर दिया, फिर हमने टिक्की खाया, ठीक है, मान लीजिए हमने 20 रुपए का समोसा खाया, ठीक है, फिर हमने 30 रुपए का हाफ प्लेट मोमो ले लिया, ठीक है, फिर हमने 25 रुपए का हाफ प्लेट टिक्की खाया, और जो बचा हुआ पैसा से चलो ये क्या करते हैं, हमने कहा भैया राइस भी बना देना, तो हमने 25 रुपए राइस पर भी खर्च कर दिए। तो ऐसे में हमने 100 रुपए को एक ही जगह पर ना खा के हमने 4 प्रकार के चीजों को ट्राई किया और सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिया। इससे इन सबसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, सबसे मिलने वाली, वो कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। मतलब सबसे हमें कैसी प्राप्त होती है, समान उपयोगिता की प्राप्त होती है कि समान रूप से हमने चारों को अलग अलग प्रकार से उपयोग किया। तो एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करना, सबसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है। तो इसी को सम सीमांत उपयोगिता के नियम कहते हैं। और इसी नियम के आधार पर ही एक उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन में होता है कि उपभोक्ता हमेशा बेसिकली दो वस्तुओं के प्रयोग पर ज्यादा जोर होता है, इससे उसकी उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। तो इस नियम को समसीमांत उपयोगिता के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस नियम को पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र के दो नाम और है। इसको तटस्थ वक्र के नाम से भी जाना जाता है और इसको अनादिमान वक्र के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व। इस बात को बताने वाले थे प्रोफेसर एलन एवं हिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और उन्होंने कहा कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते, क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा उपयोगिता को एक विशेष क्रम के अनुसार प्रयोजन करता है और कभी भी वो किसी भी संयोग को ज्यादा वरीयता नहीं देता है। तो ऐसे में इसकी मतलब बता, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को इस प्रकार से क्या करता है, व्यय करे कि उपयोग के सभी संयोग उसके लिए क्या हो, समान हो, किसी को विशेष वरीयता नहीं देता। तो जब सभी संयोगों को इस प्रकार से प्रयोग करता है, मतलब दो वस्तु है, वस्तु x और वस्तु y, और यहां पर हम लिखते हैं कि क्या चीज, संयोग। तो पहला संयोग a, तो x को 40 यूनिट पर खर्च कर रहा है और y को जो है वो 1 यूनिट। अब क्योंकि वो संयोग 2 पे अगर जाते हैं तो y का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इसको 4 यूनिट खर्च करना पड़ रहा है। फिर इसके यूनिट बनाने के लिए इसको 4 यूनिट और खत्म करना पड़ रहा है। इसका 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इसके 4 यूनिट और कम करने पड़ते हैं। इस प्रकार से ये देखा जाए कि जब भी वस्तु किसी, और यहाँ पर ये ए बी सी डी सभी उसके लिए एक समान उपयोगिता वाले होते हैं। तो वह वक्र जहां पर किसी वस्तु के अलग अलग प्रयोग के सभी संयोग को दर्शाया जाता है और सभी संयोग उपभोक्ता के लिए एक समान उपभोक्ता उपयोगिता वाले होते हैं, किसी भी पर वो विशेष वरीयता नहीं देता, अपने जरूरत के हिसाब से वो संयोग चूज करता है, उस वक्र को हम उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। और दर में उदासीनता वक्र बेसिकली जब भी बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो किसी भी संयोग को जीरो नहीं करता, मतलब ज्यादा महत्व नहीं देता कि एक को जीरो कर दो और एक को पूरा करो, नहीं, दोनों वस्तुओं को समान उपभोग करेगा। ऐसे में जब दोनों वस्तुओं को समान उपभोग करेगा तो ये ना ही एक्स एक्सिस को छुएगा और ना ही वाई एक्सिस को छुएगा। तो ऐसे में ये इधर से आते हुए आगे को बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या चीज, नतोदर। क्या बोलते हैं,
उन्नतोदर मतलब उल्टी दिशा में भागता हुआ, और एक ही व्यक्ति के एक से ज्यादा उदासीनता वक्र हो सकते हैं। उदासीनता वक्र जितना ऊपर की ओर बनता चला जाता है उतना ही अधिक संतुष्टि देता है। मतलब यहां पर ये जो है ये वाला अधिकतर संतुष्टि वाला होगा, ध्यान में ये रखना है। इसकी कुछ फीचर्स ये है कि एक ही व्यक्ति के सभी उदासीनता वक्र भले ही समानांतर ना हो लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो उदासीनता वक्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उदासीनता के माध्यम से उपभोक्ता भी संतुलन स्थिति में होता है। और बाकी कोई पॉइंट होता है जो एग्जाम में आता है, सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने दो हिस्से में बांटा है, एक उपयोगिता वाला, दूसरा मांग। मांग वाले के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना पढ़ लीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तब तक के लिए दीजिए अलविदा, बाय, थैंक यू।